गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत के चारों भौगोलिक भागों में सबसे नया निर्मित, सबसे लेटेस्ट जो बना हुआ है। कौन सा भाग? भारत का उत्तरी विशाल मैदानी हिस्सा। हम देखें, विशाल मैदान का निर्माण जो है वो बहुत सारी नदियों से हुआ है। तो आज का विषय यही होगा, विशाल मैदान उत्तर का, और वो जिन नदियों के कारण निर्मित हुआ है उन नदियों को, उनके सहायक नदियों के साथ पूरा नदी तंत्र, ये आज का विषय होगा। और हम बात करें उत्तर के विशाल के मैदान की, तो ये उत्तर का विशाल मैदान भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े हिस्से को ये कवर करता है। और भारत में जितने भी भौगोलिक भाग हैं, हमको मालूम है कि भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है ये मैदान। इन चारों में सबसे नया निर्मित हिस्सा कौन सा है? तो याद रखिएगा, इन चारों में सबसे नया निर्मित हिस्सा ये उत्तर का विशाल मैदानी हिस्सा है। सबसे पुराना कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी वाला जो हिस्सा है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत में चारों भौगोलिक भागों में सबसे पुराना निर्मित है। और उसके बाद फिर समुद्र तटीय मैदान, और उसके बाद फिर हिमालय पर्वत, और सबसे लेटेस्ट है उत्तर का विशाल मैदान। हम देखें इस उत्तर के विशाल मैदान को, तो ये बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ, बिल्कुल हिमालय के समानांतर। हम देखें ये हिमालय है, तो ये हिमालय के बिल्कुल समानांतर पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर लंबा देख रहे हैं आप। जहाँ से हिमालय चालू हुआ है बिल्कुल उसी के पैरेलल पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। और इसकी मोटाई की हम बात करें तो इसकी मोटाई जो है वो 450 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर। हम देखें इसकी मोटाई, तो ये लगभग इस एरिया में, कहाँ पर? हिमालय के पश्चिमी एरिया में इसकी मोटाई ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये पश्चिम में जाता है, पूर्व में जाता है, तो इसकी मोटाई जो है वो कम हो जाती है। तो पश्चिमी हिस्से में इस मैदान की मोटाई काफ़ी चौड़ी है, 450 किलोमीटर तक है। और पूर्वी हिस्से तक पहुँचते इस मैदान की मोटाई जो है वो कम होकर 100-150 किलोमीटर की रह गई है। तो ये विशाल मैदान भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विशालतम मैदानों में से एक माना गया है। और सिर्फ विशालतम मैदान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के उपजाऊ मैदानों में से एक माना गया है भारत का उत्तर का विशाल मैदान। आखिर ये उपजाऊ क्यों है, आखिर ये विशाल क्यों है? तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। ये इन्हीं नदियों के बाढ़ के द्वारा आने वाली मिट्टी के कारण ये विशाल उत्तरी मैदान बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ। हम देखें इसका निर्माण आखिर कैसे हुआ है, तो हमको मालूम है कि टेथिस सागर, पहले टेथिस सागर हुआ करता था। और जो भारत भूमि है ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा थी। और गोंडवाना लैंड से अलग होकर एक प्लेट के रूप में जब ये टेथिस सागर से टकराई, ये टेथिस सागर था, बहुत साल पहले की बात है। और जब इंडियन प्लेट इस टेथिस सागर से टकराई तो हमको मालूम है ये जो एरिया है वो यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो इंडियन प्लेट टेथिस सागर से टकराई तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वलन की क्रिया, फोल्ड की क्रिया हुई। फोल्ड की क्रिया का मतलब इस प्रकार से आकार ले लेना। हमको मालूम है कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। तो वलन की क्रिया हुई और टेथिस सागर में वलन की क्रिया से क्या हुआ? ये सागर जो है वो पर्वत का रूप ले लिया। मतलब ये जो इंडियन प्लेट है आई, टकराई और आकर इस साइड धंस गई। और ये यूरेशियन प्लेट और ये टेथिस सागर जो है वो इस तरीके से हिमालय का रूप ले लिया। और इस हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ, ठीक है, वो इस गड्ढे में भरने लगी। तो यही हिस्सा जो है वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाया। हम देखें जो भी नदियाँ हिमालय से बह रही हैं, हिमालय की ऊंचाइयों में क्या होगा? ग्लेशियर होगा, हिम नदी होगी। जब वो पिघलेगा तो नदी का रूप लेकर वो बहता बहता ये जो इस हिस्से में जो गड्ढा बना, इस हिस्से को भरने लगा। नदियों के साथ आई हुई मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब इस गड्ढे को भरने लगे। तो ये गड्ढा जो भरकर तैयार हुआ ये कहलाया उत्तर का विशाल मैदान। और हम इस मैदान की खास बात देखें कि हिमालय के बिल्कुल नीचे नीचे इस मैदान की मोटाई 4000-5000 मीटर गहरा है। लेकिन जैसे जैसे
आप इसमें दक्षिण की ओर जाते हैं, इस मैदान के दक्षिण हिस्से में जाते हैं, तो इसकी मोटाई जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, 1000 मीटर 500 मीटर रह जाती है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम देखते हैं कि सारा अवसाद नदियों का इसी हिस्से में गिरता गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और ये मैदान इतना उपजाऊ इसीलिए है क्योंकि नदियों के द्वारा, हिमालय से बहने वाली सैकड़ों नदियों के द्वारा हर साल बाढ़ के माध्यम से मिट्टी की नई परत इस मैदान में बिछ जाती है। मिट्टी हमेशा नई होने के कारण उसमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि ये उत्तर का विशाल मैदान बहुत उपजाऊ मैदान है। हम देखें बनावट के आधार पे इस मैदान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप सुने होंगे भाबर क्षेत्र। ये भाबर क्षेत्र क्या होता है? तो भाबर क्षेत्र का मतलब है, देख रहे हैं ये हिस्सा, अब ये नदियां जो बहकर आई तो जैसे पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी हिस्से में घुसती हैं नदियां, तो इस हिस्से में लाकर अपने साथ जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी सब कुछ इसी हिस्से में जाकर कूड़े देती हैं। तो हिमालय के बिल्कुल निचला जो हिस्सा है, बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ, ये हिस्सा पथरीला कंकड़ीला, इस तरीके से बहुत सारे कंकड़ पत्थर। तो ये कंकरीला और पथरीला जो क्षेत्र है, जहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टान पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं नदियों के द्वारा, इसी को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। और ये भाबर क्षेत्र कहाँ पर? बिल्कुल सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, बिल्कुल हिमालय की तराई में, बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है वो 8 किलोमीटर और कहीं कहीं 18 किलोमीटर, इस तरीके से हिमालय के बिल्कुल नीचे 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 तराई में 8 से 18 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस क्षेत्र में जब नदी आती है, ऐसे नदी आई, ये पथरीले क्षेत्र मिला भाबर क्षेत्र, तो पत्थर के चट्टानों के नीचे नीचे नदी बहती है, तो यहाँ नदी लुप्त हो जाती है। निश्चित है कि ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं होगा, पथरीला कंकरीला होने के कारण ये उपजाऊ नहीं होगा। तो भाबर क्षेत्र में नदी जो है पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। जब ये पथरीला कंकरीला क्षेत्र खत्म होता है तो नदी जो है सामने प्रकट होती है, धरातल पर प्रकट होती है। चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी समतल है, काफ़ी गड्ढा है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्षेत्र काफ़ी नमी युक्त हो जाता है, या दलदली भी कह सकते हैं, कहीं दलदल और कहीं नमी युक्त। तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र जो है ये भी बिल्कुल भाबर क्षेत्र की तरह हिमालय की तराई में, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग, कहीं इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, कहीं पे 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में भाबर क्षेत्र के बिल्कुल नीचे 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 तीस्ता तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्र क्या था? नमी युक्त था, काफ़ी पेड़ पौधे जंगल थे, लेकिन अब ये पेड़ पौधे जंगलों की कटाई होकर यहाँ पर खेत और यहाँ पे सभ्यता और यहाँ पे गांव लोग बसते चले जा रहे हैं। कुल मिला के दूसरा क्षेत्र है बनावट के आधार पे तराई क्षेत्र। तीसरा और जो चौथा है बांगर और खादर। तो ये जो बांगर क्षेत्र है ये पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, और जो खादर क्षेत्र होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी का होता है। तो याद रखिएगा, ये पुरानी होती है और ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दोनों ही हैं, दोनों ही जलोढ़ मिट्टी हैं, बस नया और पुराना। तो अंतर क्या है, क्यों इनका निर्माण होता है? तो हम देखते हैं खादर जो है वो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, नदी से 4-5 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जहाँ पे हर साल या 2 साल में बाढ़ आता है, बाढ़ के माध्यम से नई मिट्टियाँ आती हैं और क्षेत्र में फैल जाती हैं। इसी कारण ये उपजाऊ होती हैं। खादर भी कहते हैं इसको, बेट भी कहते हैं। लेकिन बांगर की बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। पुरानी क्यों? बहुत पहले जब नदियाँ उथली हुई सी थी तब नदियों का जो अवसाद है, मिट्टी है, वो फैली। लेकिन आज ये नदियाँ काफ़ी नीचे जा चुकी हैं, मतलब ये काफ़ी ऊपर आ चुका है बांगर, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आने की कोई आशंका नहीं है। काफ़ी समय से यहाँ पे मिट्टी की नई परत नहीं मिली है, तो इस कारण खादर की तुलना में बांगर कम उपजाऊ होता है। हम देखें खेती कृषि के हिसाब से खादर ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन के लिए निवास के लिए बहुत अच्छा होता है बांगर। यही परिवहन की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ से मुक्त होता है। तो इस तरह से हम देखें भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। यहाँ पे बांगर और खादर अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और खादर को ही एक और नाम दिया था बेट, खादर बेट भी कहते हैं, कहीं कहीं सिर्फ बेट कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा पांचवा रूप और मिलता है आपको बनावट के आधार पे, वो होता है डेल्टा। और ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा ये वो हिस्सा होता है जब ये नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं। उसके पहले समुद्र तटीय क्षेत्र में बिल्कुल समतल होने के कारण इन नदियों को बहाव नहीं मिल पाता। तो ये बहाव ना मिल पाने के कारण क्या होगा, नदियाँ जो है यहाँ तक आई, अब बहाव नहीं मिल पा रहा है तो ये नदियाँ फैल जाएंगी और इस तरह से छोटी छोटी नाली बनाकर जाके समुद्र में गिर जाएंगे। तो ये अपने साथ लाए हुई मिट्टी को इस पूरे एरिया में फैला देती हैं। तो इस एरिया को डेल्टा कहा जाता है और यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। तो ये है उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की कहानी। हम देखें भारत में उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार नदियों के आधार पे प्रादेशिक रूप से बांटा गया है। पहली नदी सतलुज नदी, दूसरी नदी है गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी के आधार पर इस उत्तर के विशाल मैदान को 3 मैदानों में बांटा गया है। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम देखें पंजाब का मैदान, तो पंजाब का मैदान का मतलब पंजाब राज्य नहीं है बल्कि 5 नदियों का क्षेत्र, पंचनद, सिंधु की जो 5 सहायक नदियों का क्षेत्र है ये कहलाता है पंजाब। तो आइए हम इस सतलुज, सिंधु और ये जो 5 नदियों का सिस्टम है इसको देखते हैं पंजाब के मैदान के विस्तार के साथ। तो पंजाब का मैदान, इसका निर्माण हम देखें सिंधु और उसकी सहायक नदी। हम देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मालूम ही होगा कैलाश मानसरोवर झील से या उसके आसपास से ही हम देखें भारत की 3 बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। कौन कौन सी 3? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो हम देखते हैं पंजाब के मैदान के लिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, फिर इस तरह से नदी आगे बढ़ती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर? लद्दाख में। और ये लेह के बाजू से होते हुए आगे बढ़ती है इस तरह से, और यहाँ पे है नागा पर्वत के उस पार से ये पाकिस्तान में इस तरह से घुस जाती है और जाकर कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो पंजाब के मैदान के लिए सिंधु नदी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं खासकर सतलुज वो महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा हिस्सा सिंधु सतलुज का मैदान ही कहलाता है। और सिंधु सतलुज के मैदान का विस्तार जितना भारत में है उतना ही पाकिस्तान में भी है। तो हम भारत के हिस्से की बात करें पंजाब के मैदान की, तो इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारे लिए है वो है सतलुज। और इसी मानसरोवर के नीचे एक और झील है, वो है राकसताल झील। राकसताल झील से ही कौन सी नदी निकली है? सतलुज नदी। और ये सतलुज नदी भी इसी दिशा में आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक दर्रा है, सिपकी ला दर्रे के पास से होकर ये हिमाचल में इस तरह से घुस जाती है और हिमाचल से बहते इस तरह से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है और जाकर पाकिस्तान में ये सतलुज नदी मिठानकोट के आसपास से सारी नदियाँ मिक्स होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसी एरिया को हम पंजाब के मैदान के रूप में देखेंगे। और हम देखें सतलुज नदी, तो सतलुज नदी इस नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी है। खासकर भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी सतलुज है। हालांकि सिंधु नदी बहुत लंबी है, 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत के हिस्से में कितना? सिर्फ 900 किलोमीटर। बाकी 2000 किलोमीटर पाकिस्तान और इधर तिब्बत में बहती है। तो उतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है सिंधु नदी। लेकिन सतलुज की बात करें तो भारत में ही उसकी लंबाई जो है वो 1050 किलोमीटर है। और सिर्फ सतलुज ही नहीं बल्कि उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका अधिकांश हिस्सा भारतीय क्षेत्र में ही होता है। तो हम देखें सतलुज की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है चिनाब नदी। और चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, एक है चंद्र नदी और दूसरी है भागा। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब इनको कहा जाता है चंद्रभागा, या इसी का नाम पड़ गया चिनाब। तो इस तरह से चंद्र और ये भागा, ये 2 नदियाँ मिली और इस तरह से आगे बढ़ी और इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और जाकर सतलुज नदी में मिल गई। ये सतलुज की सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब। और इसी चिनाब के ऊपर में एक नदी है झेलम। कहाँ से? पीर पंजाल पर्वत में जम्मू एंड कश्मीर में बेरी नाग झील
बेरीनाग जलप्रपात है यहाँ पर झील के पास। इसी जलप्रपात, यही जलप्रपात जो है आगे चलकर नदी का रूप ले लेता है। तो बेरीनाग झील से निकलती है और आगे जाकर इस तरह से ये पाकिस्तान में सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी? झेलम। ठीक है, ये झेलम है। और ये कौन सी है? चिनाब। और इसी प्रकार से एक नदी और इसकी सहायक नदी है चिनाब की, और वो है रावी नदी। और इसका उद्गम इधर से रोहतांग दर्रा सुने होंगे, कुल्लू मनाली रोहतांग दर्रा, तो यहीं से ये नदी निकली है और इस तरह से रावी नदी जाके पाकिस्तान में सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक नदी और है इस सिस्टम में और वो है व्यास नदी। ये नदी भी व्यास कुंड, यहाँ पर है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से निकलती है और इस तरह से ये जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र पंचनद कहलाता है और इसी एरिया को पंजाब कहते हैं। हम देखें इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पाकिस्तान, अधिकांश न कहे, आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा भारत में। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के आधार पे हम देखते हैं कि ये पंजाब के मैदान का वर्णन होता है। हम देखें इस पंजाब के मैदान का विस्तार कहाँ तक है, तो याद रखिएगा पंजाब के मैदान का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। आप सोचिए कितना बड़ा होगा। अगर हम इसको देखें मैप में तो वो एरिया जो है, ये एरिया जो है देखिएगा, ये पंजाब है और ये हिमाचल है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, जिसमें राजस्थान का भी ऊपर का हिस्सा मिल रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से दिल्ली वाला हिस्सा भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर का हिस्सा, ये पूरे एरिया में ये इस मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर की बांगर। तो याद रखिएगा पंजाब के मैदान में मुख्यतः बांगर मिट्टी पाई जाती है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन नदियों के आसपास जो ये 5 नदियां हैं, उनकी और भी छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, उन नदियों के आसपास 2-3 किलोमीटर के आसपास में खादर मिट्टी पाई जाती है, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको यहाँ पर बेट भी कहा जाता है, खादर बेट या बेट भी कहा जाता है। यहाँ पे दोआब बहुत फेमस है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो हम देखें ये जो है कौन सी, ये सिंधु नदी है और ये झेलम। तो इस हिस्से को कौन सा दोआब कहा गया है? तो याद रखिएगा इसको पहला नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। किसके बीच में? ये है सिंधु और ये कौन सी? झेलम। अब झेलम और इसके नीचे कौन सी नदी है? ये है चिनाब। मुख्य नदी तो चिनाब ही है। तो ये दूसरे नंबर का दोआब है ये एरिया, और इसको कहा जाता है छाछ दोआब। और इसके बाद हम देखें तो ये चिनाब नदी और इसके नीचे ये कौन सी नदी है? रावी। तो रावी और चिनाब ये जो है इसको तीसरे नंबर पे दे रहे नाम रचना दोआब। और रावी के बाद हम देखें नीचे कौन सी? ये है व्यास। रावी और व्यास, इसको बारी दोआब कहा जाता है। और हम देखें ये जो है व्यास और सिंधु के बीच का जो एरिया है, व्यास और सिंधु इसके बीच का जो एरिया है विसत दोआब। तो याद रखिएगा ये 5 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो ये 2 नदियाँ देखिएगा, पहले सिंधु, ये सिंधु है और ये झेलम है। तो झेलम और सिंधु के बीच का क्षेत्र कौन सा दोआब कहलाता है? सिंधु सागर। झेलम के नीचे कौन सी है? चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? छाछ दोआब, दूसरे नंबर पे। और हम देखें इसके बाद चिनाब और ये है रावी। तो चिनाब और रावी के बीच तीसरे नंबर का दोआब है और ये दोआब क्या कहलाता है? तो रचना दोआब। चौथे नंबर का दोआब ये कौन सा? रावी और व्यास। रावी और व्यास के बीच का दोआब क्या है? बारी दोआब। और रावी और सतलज के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? बिसत दोआब। इसके अलावा इन नदियों पे कुछ परियोजनाएं भी हैं, तो याद रखिएगा इन पे परियोजनाओं को अक्सर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखें
ये कौन सी नदी है? झेलम। लिख भी देता हूँ JH, झेलम। और झेलम नदी पे 2 परियोजनाएं बहुत फेमस हैं। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, झेलम पे है, यहाँ पर है तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। तुलबुल और उरी ये दोनों परियोजनाएं कौन सी नदी पर हैं? तो याद रखिएगा झेलम पे स्थित हैं। इसी प्रकार से हम देखें दूसरी नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 परियोजनाएं हैं और एक और है, वो है बगलिहार। बगलिहार परियोजना। ये तीनों परियोजना कौन सी नदी पर है? ये है चिनाब नदी पर। इसी प्रकार से हम देखें एक नदी और, ये है रावी नदी। तो रावी नदी पे आप एक डैम का नाम सुने होंगे और ये रावी नदी पर डैम है कौन सा? थीन डैम। किस पे? रावी नदी पर, थीन डैम। ठीक है। इसी प्रकार से ये नदी कौन सी है? व्यास नदी। और व्यास नदी पे आप नाम सुने होंगे किसका? पोंग बांध का। और ये सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी में तो बहुत प्रसिद्ध है भाखड़ा नांगल परियोजना। यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर झील भी है और यहीं पर हरि के बैराज भी है। और इसी हरि के बैराज से कौन सा नहर निकला हुआ है? तो मालूम ही होगा, इंदिरा नहर यहीं से निकली हुई है। तो ये सतलुज नदी। तो कुल मिला के ये एरिया जो है, कहने का मतलब ये जो एरिया है ये कहलाता है पंजाब का मैदान। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी उपजाऊ मैदान है। ठीक है। इसके बाद हम देखें उत्तर के विशाल के मैदान का दूसरा हिस्सा, वो है गंगा का मैदान। की बात करें तो हमको मालूम है कि गंगा नदी का मैदानी हिस्से में प्रवेश कहाँ से होता है? हरिद्वार से। और हरिद्वार से हम देखें तो हरिद्वार से, ये हरिद्वार है, यहाँ से लेकर मैदानी हिस्सा चालू होता है। तो ये मैदान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी गंगा का मैदान, ये ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ तक? तो ये जो हिस्सा है अलीगढ़ वाला हिस्सा, हरिद्वार से लेकर अलीगढ़ तक का जो हिस्सा है ये कहलाता है ऊपरी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। और अलीगढ़ से लेकर आधा बिहार का लें तो ये हिस्सा, अलीगढ़ से लेकर आधा बिहार तक का हिस्सा, ये कहलाता है मध्य गंगा का मैदान। और उसके बाद हम देखें ये जो हिस्सा है आधा बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? निचली गंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदान के विस्तार की हम बात करें तो गंगा का मैदान का विस्तार भारत में 3,75,000 वर्ग किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा होगा। देखिए हरिद्वार से लेकर बंगाल तक 3 भागों में बटा है। ये उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ये निम्न गंगा का मैदान। ठीक है। तो इस मैदान को हम देखें, इसके लिए हमको कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र देखना होगा। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो गंगा नदी को हम देखें तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगा के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि गंगा का जो नाम है वो भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 नदियों के संगम से हुआ है। तो इस सिस्टम को हम पूरा देखते हैं। सबसे पहले हम देखें भागीरथी नदी। तो ये भागीरथी नदी एक ग्लेशियर है यहाँ पर, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम की जगह, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी? 17 से लेकर 20 किलोमीटर तक लंबा है। 17 से 20 किलोमीटर लंबा उसी ग्लेशियर में गोमुख नाम की जगह से ये नदी निकली है। कौन सी? भागीरथी नदी। अब जब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है इस तरह से, तो यहीं पर एक और ग्लेशियर है सतोपंथ। और इसी सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। तो ये दोनों नदियों का जब संगम होता है तो उसी के बाद इस नदी को गंगा का नाम मिला हुआ है। हम देखें इस अलकनंदा की एक सहायक नदी है और मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है। कौन सी नदी, कौन से ग्लेशियर से? तो याद रखिएगा इस ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। तो इस क्षेत्र में पंचप्रयाग बहुत प्रसिद्ध है। पंचप्रयाग मतलब 2 नदियों का संगम। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से पंचप्रयाग हैं।
इसे देख लेते हैं, देवप्रयाग। तो आप देख रहे हैं पंचप्रयाग, यहाँ पर ये पंचप्रयाग है। और पंचप्रयाग में देखिएगा ये नदी कौन सी है, भागीरथी, और ये नदी कौन सी है, अलकनंदा। हम देखें इसी अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर जहाँ मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ संगम हो रहा है वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। इसी अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी जहाँ आकर मिलती है वो कहलाता है नंद प्रयाग। इसी अलकनंदा नदी में पिंडार गंगा नदी जहाँ पर आकर मिल रही है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर मिल रही है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग। देवप्रयाग का मतलब भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है। और इसी संगम के बाद, देवप्रयाग के बाद, इस नदी को नाम मिला है गंगा नदी। ठीक है। और इस तरह से गंगा नदी आगे बढ़ती है और जाकर बांग्लादेश में चली जाती है। ये बांग्लादेश में चली गई है। ठीक है। तो इसी नदी, गंगा नदी की सहायक नदियों को हम देखें तो कौन कौन सी नदियाँ, यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ गंगा नदी में आके मिलती हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ दक्षिण से आकर मिलती हैं। तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो हम देखते हैं। और फिर बांग्लादेश में जब घुसती है तो इसको पद्मा, मेघना, जमुना जो भी नाम दिया गया है वो हम ब्रह्मपुत्र के साथ मिक्स करके बताएंगे। तो बहरहाल अभी देखें गंगा की उत्तर से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहली नदी हम देखें कौन सी है, वो है रामगंगा। पहली नदी कौन सी, रामगंगा। याद रखिएगा मैदानी हिस्से में गंगा की सबसे पहली नदी जो है, जो आके मिलती है वो कौन सी है, रामगंगा, उत्तर से मिलने वाली नदियों में। उसके बाद हम देखें गोमती, और उसके बाद हम देखें शारदा नदी, और उसके आगे हम देखें तो घाघरा नदी, ठीक है। और उसके आगे हम देखें गंडक नदी, और उसके बाद हम देखें बागमती नदी, और उसके बाद हम देखें कोसी नदी, और सबसे लास्ट में देखें महानंदा। तो ये है उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, इसी क्रम में मिलती हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, उसको बाद में देखेंगे। बहरहाल ये तो उत्तर से हो गया। इसी प्रकार से गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आके मिलने वाली नदियाँ, तो इनमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना। और हमको मालूम है कि यमुना भी गंगोत्री के बाजू में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, वहीं पर बंदर पूंछ नाम की जगह से, जैसे गंगोत्री में गोमुख नाम जगह से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, तो वैसे यमुनोत्री में बंदर पूंछ नामक जगह से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। ये बंदर पूंछ और यहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ, और ये दिल्ली, आगरा होते हुए आकर प्रयागराज में, ये प्रयागराज है, यहाँ पर गंगा नदी में मिल गई है। ठीक है। और यमुना नदी अकेले नहीं बल्कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। और यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चंबल। हमको मालूम है चंबल नदी जो है वो एमपी में महू जिला जहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, वहाँ से उद्गम हुआ है। किसका, चंबल नदी का, और इंदौर के पास में। और फिर ये एमपी से राजस्थान चली जाती है, और फिर वापस इटावा के पास ये यमुना नदी में आके मिल जाती है। तो ये है चंबल नदी। इस तरीके से इटावा में आकर ये कौन सी, चंबल, तो इसको मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से यमुना की एक और सहायक नदी है, वो है सिंध नदी, सिंधु नहीं, सिंध। इसी प्रकार से एक और सहायक नदी है, वो है केन नदी। एक और सहायक नदी है बेतवा नदी। तो ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और यमुना प्रयागराज में आके गंगा नदी में शामिल हो जाती है, मिल जाती है, संगम प्रयागराज। इसके बाद हम देखें तो दक्षिण से और भी नदियाँ आके मिल रही हैं। कौन सी है, एक है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, और एक तो है
सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से हुआ है, नर्मदा नदी के साथ में हुआ है और ये पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल गई है। और एक और नदी है वो है पुनपुन नदी। तो ये प्रमुख नदियाँ यमुना की सहायक नदी, कर्मनासा, सोन और पुनपुन नदी ये गंगा नदी के दक्षिण दिशा से आके मिलती हैं। और हम देखते हैं कि गंगा नदी आगे जाकर यहाँ फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी जो है वो दो दिशाओं में बढ़ गई है। एक इधर बांग्लादेश में चली गई है जहाँ इसको पद्मा कहा गया है, और दूसरी जो है वो इस दिशा में टर्न हो गई है, इस दिशा में टर्न हो गई है। इसको कहीं पर भागीरथी कहते हैं और कहीं पर हुगली कहते हैं, भागीरथी और हुगली के नाम से सुने होंगे। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे पर है? इसी हुगली नदी या भागीरथी नदी के किनारे पर है। तो ये गंगा का दूसरा नाम है। तो गंगा दो भागों में बढ़ गई है, एक बांग्लादेश की ओर और दूसरा कलकत्ता की ओर। कलकत्ता की ओर जो शाखा गई उसको हुगली कहते हैं। और इसी हुगली में एक नदी आकर मिलती है, वो है दामोदर नदी, जो कि झारखंड से निकली है। दामोदर, जिसको बंगाल का शोक भी कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो कहलाता है गंगा का मैदान। तो हम देखें तो ये हिस्सा, इसके इधर का हिस्सा ऊपरी गंगा का मैदान अलीगढ़ तक का, बीच का हिस्सा जो है वो मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में अधिकांश हिस्से में हम देखें, खासकर बिहार तक के हिस्से में, ये पूरा यूपी, बिहार, पश्चिमी यूपी, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बांगर मिट्टी, अधिकांश जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और खादर मिट्टी का एरिया कौन सा है? वो है बंगाल का। तो कुल मिला के 3,75,000 एरिया में ये गंगा का मैदान विस्तृत है। ठीक है, हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में आके यहाँ पे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। तो वो ब्रह्मपुत्र का मैदान वो कहाँ पर? नदी के सिस्टम को हम देखें तो हमको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से उद्गम हुई है? मानसरोवर झील के पास से उद्गम हुआ है। तो ये मानसरोवर झील यहीं से, ये देख रहे हैं नदियाँ, तो इस तरह से बहते 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 ये भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसको नाम दिया गया है सांपू या सांगपो, लेकिन जब ये भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको नाम दिया गया दिहांग। इस तरीके से ये भारत में प्रवेश करती है और दिहांग के रूप में आगे बढ़ते हुए जब ये असम पहुंचती है और यहाँ पर उसका संगम लोहित नदी से होता है। दिहांग नदी और लोहित नदी दोनों का जब संगम हो जाता है असम में, तब इसको नाम मिला है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के रूप में ये आगे बढ़ती है, ठीक है, और जाके बांग्लादेश में घुस जाती है। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के आधार पे ये जो असम का एरिया है, देख रहे हैं आप, ये जो एरिया है ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। दो भागों में बटा हुआ है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर का उत्तरी असम का मैदान और ब्रह्मपुत्र के नीचे का दक्षिणी असम का मैदान। इसकी लंबाई हम देखें लगभग 750 किलोमीटर ये लंबा है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो 125 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ब्रह्मपुत्र, हम इसको यहाँ पे देखें, ये मानसरोवर झील यहाँ से निकली है और ये भारत में प्रवेश कर रही है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, इसी यांगयाप दर्रे से, ठीक है, इसी यांगयाप दर्रे से ये प्रवेश करती है। इसको यहाँ पे तिब्बत में नाम दिया गया है सांपू, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया गया है दिहांग, और आगे प्रवेश करती है। ये एक नदी आकर मिलती है इससे, लोहित नदी। लोहित नदी जब मिलती है तब इसको नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र। और ये आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में जाकर ये इस तरह से नीचे चली जाती है। तो हम देख रहे हैं ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये उत्तरी असम का मैदान कहलाता है और ये हिस्सा दक्षिणी असम का मैदान कहलाता है। इसकी चौड़ाई हम देख रहे हैं 125-150 किलोमीटर की चौड़ाई है और जो लंबाई है वो 750 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, हम देखें इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो याद रखिएगा कि एक तो लोहित नदी हो गई, एक नदी और है दिबांग नदी, और एक नदी और है धनश्री होना चाहिए,
लेकिन वहाँ उच्चारण के अनुसार धनसीरी हो गई है। ठीक है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी में हम देखें, ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो याद रखिएगा सुबनसिरी, इसके बाद एक नदी और आगे मिलती है मानस नदी, और एक नदी और है संकोच नदी। प्रमुख नदियों की बात हो रही है, संकोच नदी। और एक नदी और है तिस्ता, लेकिन तिस्ता ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है। तो ये बांग्लादेश पहुँच गई है और बांग्लादेश में इसको नाम दिया गया है जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, और गंगा नदी को पद्मा। तो हम पिछले वाले उसमें देखे थे, ये पद्मा नदी के रूप में गंगा नदी आगे बढ़ रही है और ये जमुना नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है, और इन दोनों का आगे जाकर संगम हो जाता है। ठीक है। दोनों का संगम होने के बाद ये नदी और आगे बढ़ती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। लेकिन समुद्र में मिलने के पहले एक नदी है मणिपुर की पहाड़ियों से निकली है। कौन सी नदी? बराक नदी। और ये बराक नदी ऐसे असम से होते हुए ये भी बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में इसका नाम है मेघना नदी, और जाकर ये इस तरह से मिल जाती है। तो आगे चलकर हम देखते हैं ये पद्मा, ये जमुना, और आगे चलकर जब ये मेघना या बराक नदी मिलते हैं तो इसको मेघना के नाम से ही जाना जाता है। पद्मा और जमुना को किस नाम जाना जाता है? मेघना। और जबकि मेघना नाम वहाँ पे किस नदी का है? बराक नदी का। तो इस तरह से मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। इधर आप देख चुके हैं हुगली नदी, इधर आप देख चुके हैं गंगा की एक दूसरी शाखा जो कलकत्ता की ओर गई, हुगली। तो ये हुगली नदी, ये मेघना नदी, इसकी के बीच में जो क्षेत्र है वो कहलाता है सुंदरवन का डेल्टा, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण इसको नाम दे दिया गया सुंदरवन का डेल्टा। और ये स्पेशली प्रसिद्ध है तो किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है। तो ये कुल मिला के बातें हो रही थी उत्तर के विशाल मैदान की। ये विश्व का सबसे विशालतम मैदानों में से एक है और उपजाऊ मैदानों में से एक है। हम देखें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का खाद्यान्न भंडार अगर कहें तो इसी उत्तर के विशाल मैदान को कहा जा सकता है। भारत में कोई भी चीज़ देखें, चाहे आप चावल की बात करें, चाहे आप आलू की बात करें, चाहे आप गन्ने की बात करें, किसी भी फसल की बात करें, तो भारत में सारे फसल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं? उत्तर के उपजाऊ मैदानों में ही उपजाए जाते हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, इन्हीं क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। तो ये था भारत के भौगोलिक विभाजन में दूसरे नंबर का प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान। अगले हिस्से में हम देखेंगे तीसरा भौगोलिक प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार। तो आज का विषय हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।